पैर फिसलने, एक्सीडेंट या सॉलिड ऑब्जेक्ट से सिर की टक्कर आदि से ऐसे बहुत कारण कारण है जिससे सिर में चोट लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर में चोट लगना ब्लीडिंग ही हो। बहुत सा बार देखा जाता है कि सिर्फ़ दर्द ही इसमें महसूस होता है। जब तक चोट वाले हिस्से से ब्लीडिंग नहीं होता, हम लोग उसे गंभीर नहीं मानते हैं। शायद ये भी एक जो ये कारण है कि अक्सर सिर में जो है जो चोट लगता है तो हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि हेड इंजरी हो जाए, तो क्या करना है, किस तरह का इसमें लक्षण मिलेगा या क्या और आगे इसका जो है फर्दर मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? तो चलिए सभी बातों का जानकारी के लिए हम डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि हेड इंजरी का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया, आजकल अ, जितने वाहन रोड पर हैं, जितनी ट्रैफिक हार्ड होते जा रही है और जो जितना नेग्लेक्ट हम लोग कर रहे हैं, इस ज़माने में हेड इंजरी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, बोन फ्रैक्चर होना बहुत ही कॉमन हो चुका है। आए दिन अपर बोन, लोअर एक्सट्रीमिटी, रिब्स का फ्रैक्चर कॉमन हो चुका है अपार्ट फ्रॉम हेड इंजरी that involves the scalp, the face, the mandible और the neck region। एंड इसमें जान भी जा रही है या लोग विकलांग हो जा रहे हैं। रिहेबिलिटेशन ज़िंदगी भर का कराया जाना पड़ रहा है। कुछ तो ठीक हो रहे हैं, अदरवाइज कुछ एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में, सीजर अटैक के रूप में रह जा रहे हैं। इन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग केयर की ज़रूरत पड़ती है। किसी में साइकियाट्रिक सिम्टम भी आने लगता है। तो इस तरह की बातों को हम लोग को ध्यान देना हो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाउ टू प्रिवेंट। तो सरकार तो अपने तरीके से काफ़ी कदम उठा रही है, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी हम लोग को मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को अवेयर करना होगा। और जो आप वीडियो बना रहे हैं, लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द फेयर इनफ टू डील विद सच टाइप ऑफ द एक्सीडेंट। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मस्कुलर, स्केलेटल, हेड, ये सब एक पार्ट है, एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि दोनों हो सकता है। कभी एक सिंगल मसल इंजरी भी हो सकती है, जिसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद छोड़ देते हैं। अगर वो ज़्यादा है तो हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। हेड इंजरी हो जाती है तो आईसीयू का सहारा लेना पड़ता है। तो नाउ मैं पहले कॉज पर जाना चाहूँगा कि व्हाट आर द कॉमन कॉज। जो एक दो कॉज तो आप रोज देख रहे हैं कि रोड पर जो एक्सीडेंट हो रहा है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। दूसरा है कि असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट भी कॉमन है। तीसरा स्पोर्ट रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के द्वारा भी इंजरी हो रही है। और इसमें भी देखा गया है कि आजकल काफ़ी, चूंकि स्पोर्ट्स खतरनाक तरीके से खेला जा रहा है, इवन कि क्रिकेट वगैरह में भी देख सकते हैं, या इवन कि भगदड़ जो हो जा रहा है उसमें भी इंजरी हो रही है। fall from height, this is also the common cause of the head injury and the skeletal injury। uh, अब मैं एक ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहूँगा कि हेड इंजरी, पहले हेड इंजरी पर ही आते हैं कि हेड इंजरी कितने प्रकार का हो सकता है। तो कॉमनली ये एक हेमेटोमा के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। मीन्स कि आम बोलचाल की भाषा में कि ब्लड जम गया है, खून जम गया है, जिसे बोला जाता है स्काल्प में। तो ये हो सकता है। या कंक्यूशन हो सकता है कि अगर ऊपर से अगर कुछ चोट लगे तो ब्रेन इंजरी हो जाए। ये इंट्रा सबअक्वाइड हेमरेज हो सकता है, या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। सबअक्वाइड मीन्स कि जस्ट ब्रेन के ऊपर अगर कवरिंग में अगर इंजरी होती है तो उसे सबअक्वाइड कहा जाएगा। ब्रेन के राउंड में अगर इंजरी होती है, और अगर पेरेन्काइमा में हो जाता है, ब्रेन टिश्यू को अगर इन्वॉल्व करता है, तो दैट इज द इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट इडिमा हो सकता है, सिंपल इडिमा हो सकता है, पूरे ब्रेन जो सेल्स है उसका इडिमा हो सकता है। स्कल फ्रैक्चर भी हो सकता है, फेस को इन्वॉल्व करते हुए। आइदर जो भी मेरे फ्रंटल बोन या टेम्पोरल बोन, इस तरह का जो बोन का पार्ट है वो फ्रैक्चर करके ब्रेन के पेरेन्काइमा को भी इंजरी करा सकता है। या आजकल एक टर्म आ रहा है डिफ्यूज एक्सनल इंजरी, जिसमें कि ब्लीडिंग नहीं होता है लेकिन नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं। जो न्यूरॉन है वो उनका फंक्शन लोकलाइज या जनरलाइज कुछ हद तक कम हो जाता है। और ये काफ़ी कॉमन है, जिसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है, काफ़ी दिनों तक अनकॉन्शस रहता है।
जिसे हम लोग ट्रीट करते थे हेमेटोमा मानकर या इंट्रासेलुलर हेमरेज मानकर, लेकिन बाद में देखा गया सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा इट इज ओनली ए डिफ्यूज एक्जोनल इंजुरी, केवल एक्जोन का इंजुरी है, नर्व शीथ की इंजुरी है, माइलिनेशन में प्रॉब्लम है। तो इस तरह चीज़ों को देखना है। अब है कि हेड इंजुरी माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। माइनर तो जो मेरे कॉमन सिम्टम है, अगर हेड इंजुरी है तो हेडेक होगा, सीवियर हेडेक हो सकता है, लाइट हेडेक हो सकता है, स्पिनिंग कन्फ्यूजन होगा, और डिसोरिएंटेड पेशेंट डिसोरिएंटेड हो सकता है, डिसोरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, नोजिया का हिस्ट्री देगा, वोमिटिंग भी हो सकता है, ब्लीडिंग के साथ भी हो सकता है। चूँकि ये आईसीएफ जो सीएसएफ है, सिर ये नोज के द्वारा या जो प्लेट होता है, काफ़ी माइनर प्लेट होता है, काफ़ी पतला प्लेट होता है, स्फेनोइड बोन के अगल बगल में अगर उसकी इंजरी हो जाती है तो नेजल ब्लीडिंग के रूप में प्रेजेंट करता है, जो काफ़ी कॉमन है। और या जो ईयर के द्वारा ब्लीड कर सकता है, तो ये इन चीज़ों को देखना होगा। अब कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट या तो सीजर का भी हिस्ट्री देगा, बाद में मेमोरी लॉस का हिस्ट्री दे सकता है, या परसिस्टेंट हो सकता है, मसल इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है अगर और वो जो पाथवे को अगर इन्वॉल्व करता है तो, या पेशेंट की अगर आई सेंटर अगर डैमेज हुआ तो देखने में दिक्कत हो सकती है, विजन में दिक्कत हो सकता है, बोलने में दिक्कत हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन तक कि कौन से पार्ट को और कितने हद तक ये डैमेज किया है। डॉक्टर चंदन, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप भी काफ़ी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, लोग के बीच में रह रहे हैं, तो इस तरह के केस में आपकी क्या राय है? जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे अभी आपने बताया कि ऑकुलर पेन और ये ऑकुलर ट्रॉमा, तो इस ऑकुलर ट्रॉमा में क्या होगा कि माइड्रेसिस पीपुल देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो पेशेंट का जो है प्यूपिल जो है डायलेट हो जाएगा। यस, माइड्रेसिस जिसको बोलते हैं। तो इसमें लॉस ऑफ विजन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है और लॉन्ग टर्म तक भी पेशेंट को ऐसा हो परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। और ये तो आपने बहुत अच्छा बात बोला है कि जो जो हेड इंजरी है, तो इसमें जो पेशेंट या फिर जो भर्ती रह रहे हैं, तो इसमें जो टेस्ट होगा वो किस-किस तरह का टेस्ट अर्ली स्टेज में होगा? किसी भी पेन में देखिए एनाल्जेसिक का ज़रूरत तो है ही, एनसेड दे दिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत हद तक अवॉइड करते हैं मेडिकेशन। जो एनाल्जेसिक है काफ़ी हद तक अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए जब तक की ज़रूरत ना हो। फ्लूइड से हम मैनेज करते हैं, मैनिटॉल का यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द हेमरेज। काफ़ी देखा गया है मैनिटॉल, इट इज़ द ओल्ड टाइम से ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। मेडिकेशन हम दे इवन सम और मेहनत जाता है, पैसा हो जाता है। अगर है, अगर मंजूरी है हम ठीक करें, लेकिन फोकस होनी अगर के साथ तो को और ग्लाउस जीसीएस ग्लास को कोमा स्केल जिसमें हुआ है कि 0 से 3 से 5 हो, 5 से 10 हो, तो क्या उस स्कोर को हुए सीटीएस से हेड इंजरी का प्राइमरी डी इंजरी हेमरेज सीटीएस का चल रहा है फॉर द फंक्शन भी रोल है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट है उसके लिए करा का कॉम्प्लिकेशन है, फ्रेनिया का हिस्ट्री, साइकोसिस पेशेंट को डिप्रेशन में चला गया, सीजर अटैक फंक्शन जरूरत, तो जो इन्वेस्टिगेशन है गोइंग टू हेल्प हाउ टू ट्रीट द एंड फॉर प्रोग्नोसिस। सो
apart from, I to know what your opinion just such type of. बहुत सारे मरीज़ जो है वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा यदि मॉडरेट या आपको गंभीर लक्षण दिख रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। और यदि हल्का चोट लगा है और उसके लक्षण जो है अभी स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा हो, ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कि 2 हफ्ता से ज़्यादा भी आपको लक्षण आने में टाइम लग जाता है। तो डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर सुझाव ले लें। और इसमें जो है कि कई बार चोट जो है उसको जो है नज़रअंदाज ना करें। और जो प्रोफ़ेशनल है, जो डॉक्टर जैसे यदि आपको न्यूरो फिजिशियन से यदि ज़रूरत हो, तो उनके पास जाकर एक बार ज़रूर आप सलाह ले लें, ताकि आगे का जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको श्योरली जो है डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा। अगर जैसा ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर हेड इंजरी है तो पहले एबीसी जो एयरवे है, ब्रीदिंग है, पोजीशन, ये सब चीज़ों का ध्यान के फ्लूइड मैनेजमेंट है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आफ्टर इसकी ज़रूरत है तो फॉर द हेमेटोमा सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत, इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम, अगर सीवियर हो रहा है तो उसे एनाल्जेसिक भी, और लाइफ लॉन्ग तो नहीं लेकिन बहुत दिनों तक उसे सीजर एंटी सीजर ड्रग देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह केस में अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी मस्ट कि व्हाट टू डू। अगर पेशेंट अगर एंटी हाइपरटेंसिव है तो अगर पहले से टेंशन का दवा, आफ्टर ट्रॉमा अगर उसे हाइपर तो बीपी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सो दैट कि उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके कॉम्प्लिकेशन को से कम किया जा सकता है, डाइट भी देना उचित है। सीपीआर की भी ज़रूरत है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो सीपीआर इसमें मस्ट। अब ये कि अगर सबक्रानियल हेमरेज है कि इंट्रासेल्युलर की है, उस केस में अलग-अलग टाइप ऑफ थेरेपी दिया जाता है। लेकिन एटलीस्ट उस फेनिटोइन एंड सीजर का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, उस चीज़ को बेहतर तरीके से देना होगा, पेशेंट को फ़ॉलो अप कराना होगा। कभी-कभी रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो मेडिकल रिहैबिलिटेशन सरकार की तरफ से भी है या पर्सनल या सोसाइटी में भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो रिहैबिलिटेशन की ओर काफ़ी काम कर रही है। इन चीज़ों को वी कैन गो फॉर। तो आई थिंक मैनेजमेंट बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, ये 2 तरह का मैनेजमेंट है। और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट आजकल देखा जा रहा है कि रिहैब के द्वारा जो अगर काफ़ी क्रोनिकली उसे अटैक आ रहा है, साइकियाट्रिक सिम्पटम आ रहा है, तो रिहैब साइकोसोशल इंटरवेंशन के द्वारा और फॉलो अप विथ फंक्शनल एमआरआई, इसके द्वारा हम नए-नए मेडिकेशन को देकर और फिजियोथेरेपी कराकर उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं।